डियर स्टूडेंट्स, हाय। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। तो क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं आज मूल राशियां एवं मूल मात्रक एवं उनके विमीय संकेत। बच्चों, मूल राशियां क्या होती हैं? तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जो राशियां किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। तो वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जिनका अपना स्वतः का अस्तित्व होता है, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, ऐसी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। मापन के लिए हमें कुछ राशियां चुनना पड़ा। ये राशियां स्वेच्छा से चुनी गई हैं। तो स्वेच्छा से चुनी गई वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां बच्चों कितनी होती हैं? मूल राशियां 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा। इन मूल राशियां जो हमारे पास हैं, ये स्वेच्छा से चुनी हुई मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो इनकी परिभाषा भी उसी प्रकार से होगी कि वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला एवं पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। डियर स्टूडेंट्स, मात्रकों को लिखने की अपनी एक पद्धति होती है। तो मात्रकों को लिखने की पद्धति क्या है? वे मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पर होते हैं, वे मात्रक, ध्यान से स्टूडेंट सुने, वे मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पर होते हैं, उन मात्रकों को जब हम संकेत के रूप में लिखते हैं, तो संकेत में उन्हें कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। जैसे केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, तो इसका संकेत कैपिटल के। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, इसका संकेत कैपिटल ए। किंतु वे मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं होते हैं, उनको संकेत में लिखने के लिए भी जब हम संकेत में केवल उन्हें लिखते हैं, तो स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं होते हैं, उन्हें जब हम संकेत में लिखते हैं, तो स्मॉल लेटर से ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे मीटर स्मॉल एम, किलोग्राम स्मॉल के, स्मॉल जी, केजी लिखा गया, स्मॉल एस, इसी तरह कैंडिला मोल। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देने की बात है कि वे मात्रक जो वैज्ञानिकों के नाम पर रखे जाते हैं, वे मात्रक जब हम संकेत रूप में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और वे मात्रक जो वैज्ञानिकों के नाम पर नहीं होते हैं, उनको जब हम संकेत में लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से प्रयोग करते हैं। जैसे लीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सीडी, मोल, ये वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, तो यहाँ ये मात्रक स्मॉल लेटर से प्रयोग किए गए हैं। और जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हैं, जैसे केल्विन और एम्पियर, तो केल्विन और एम्पियर में कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जब वे मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पर होते हैं, जैसे न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब न्यूटन को अगर हम पूरा नाम लिखें इसका, तो न्यूटन को जब हम पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से ही प्रारंभ करेंगे। अर्थात तात्पर्य क्या निकला
कि मात्रकों को लिखने की पद्धति में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो या वैज्ञानिक के नाम पर ना हो, वैज्ञानिक के नाम पर हो या वैज्ञानिक के नाम पर ना हो, जब उसका हम पूरा नाम लिखते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखते हैं, तो स्मॉल लेटर से ही उसका प्रारंभन किया जाता है। मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है तब भी उसको हम स्मॉल लेटर से पूरा प्रारंभन करेंगे, जब पूरी स्पेलिंग जब लिखते हैं, पूरा नाम जब लिखते हैं। और जैसे मीटर है तो मीटर भी हम पूरा METRE मीटर। तो ये वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक है, ये वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है। किंतु जब हम पूरा नाम लिखते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखते हैं, तो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो या मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर ना हो, दोनों का प्रारंभन स्मॉल लेटर से ही किया जाता है। किंतु यदि वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक है, दूसरी बात, यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है, जैसे बल का मात्रक न्यूटन, और इसको संकेत में लिखना है, तो संकेत में केवल एक लेटर का प्रयोग करेंगे, तो संकेत में इसे फिर हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है उसे स्मॉल लेटर से ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये मात्रकों के लिखने की विधि हो गई। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मूल राशियां हैं, ये इनके मूल मात्रक हो गए, और इन मूल राशियों के अपने विमीय संकेत होते हैं। तो विमा के रूप में प्रदर्शित करने के लिए विमीय संकेत को सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे लंबाई का विमीय संकेत L है, द्रव्यमान का विमीय संकेत M है, समय का विमीय संकेत T है। लंबाई का विमीय संकेत L, द्रव्यमान का विमीय संकेत M, समय का विमीय संकेत T, ताप का विमीय संकेत थीटा या केल्विन, वैद्युत धारा का विमीय संकेत कैपिटल A से इंडिकेट करेंगे, जो तीव्रता का विमीय संकेत CD, पदार्थ की मात्रा का विमीय संकेत मोल या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये विमीय संकेत हैं। जब हम इनके विमीय सूत्र बनाते हैं तो विमीय सूत्र बनाने में हम विमीय संकेतों का उपयोग करते हैं। ये हम आगे चैप्टर नंबर 4 में जब विमीय विश्लेषण की चर्चा करेंगे तो पुनः इसकी चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से इसको बताया जाएगा। यहाँ केवल आप इतना समझ लें कि विमीय संकेत में इनको कैसे लिखते हैं। तो लंबाई का विमीय संकेत L, द्रव्यमान का विमीय संकेत कैपिटल M, ये सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। समय का विमीय संकेत कैपिटल T, ताप का थीटा या कैपिटल K, वैद्युत धारा का विमीय संकेत A, जो तीव्रता का CD, पदार्थ की मात्रा का विमीय संकेत मोल या म्यू होता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, मूल राशियां, मूल मात्रक एवं उनके विमीय संकेत हो गए। अब स्टूडेंट्स हम आगे स्टडी करते हैं मापन की विधियां। तो मापन की विधियां कितनी होती हैं? तो मापन की निम्न 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 एक प्रत्यक्ष विधि होती है और नंबर दूसरी एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। तो स्टूडेंट देखें मापन की विधियां। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में मूल मात्रक एवं उनके विमीय संकेत हमने पीछे अभी पढ़े हैं, उसी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में आगे आज स्टडी करते हैं मापन की विधियां। तो स्टूडेंट्स, मापन की कितनी विधियां होती हैं? मापन की 2 विधियां होती हैं, जिसमें पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। तो मापन की विधियां, मापन कैसे किया जाता है? तो जैसे हम लोग स्केल से मापते हैं, हमें 10 मीटर मापना होता है, 5 मीटर मापना होता है। तो आप लोगों ने देखा है, कपड़े की दुकान में आप लोग जाते हैं, जैसे आपको 5 मीटर कपड़ा चाहिए तो वो 1 मीटर पैमाना उठाता है और आपके सामने उस मीटर पैमाने से 5 बार माप कर देता है। जब वो आपके सामने 5 मीटर माप कर देता है तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उसने जो 5 मीटर हमें कपड़ा दिया है वो मीटर पैमाने से उसे 5 बार, 5 गुणक के रूप में मीटर पैमाने से उसे 5 बार मापा है और उसे मीटर पैमाने के 5 गुणक के रूप में हमें कपड़ा दिया गया है। तो यहाँ पर जो मापन है उसको हम लोगों ने आंखों से देखा। तो ऐसा मापन जिसको हम मापक यंत्रों द्वारा आंखों से देख सकते हैं, ऐसा मापन जिसको मापक यंत्रों द्वारा मापा जाता है और वह मापन हम आंखों से
सकते हैं, ऐसे मापन को हम क्या कहते हैं, वह मापन की विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। तो प्रत्यक्ष विधि में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास परिभाषा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में इस विधि के अंतर्गत मापक यंत्रों द्वारा मापन किया जाता है। तो मापन की जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें जो मापन होता है वो हम प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देख सकते हैं, और वह मापन किससे किया जाता है, मापक यंत्रों द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जांपल में हमने आपको बताया कि कपड़े की दुकान में हम लोग जाते हैं, तो कपड़े की दुकान में बच्चों जब हम जाते हैं और हमें 3 मीटर कपड़ा लेना होता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो दुकानदार है वो मीटर पैमाना उठाता है और मीटर पैमाने से कपड़ा 3 मीटर हमें नाप करके मीटर से दे देता है। तो हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कि उसने मीटर पैमाने से उस कपड़े को 3 गुणक के रूप में, मतलब मीटर पैमाने से 3 बार नापा है और 3 बार नाप कर दिया है। तो हम संतुष्ट हुए कि हाँ हमारा कपड़ा 3 मीटर है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसा मापन जो हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, मापन की वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। तो इस विधि के अंतर्गत मापक यंत्रों द्वारा मापन किया जाता है। जैसे डियर स्टूडेंट हमारे पास पैमाने हैं, साधारण पैमाना, वर्नियर पैमाना और स्क्रू गेज या पेंच मापी। साधारण पैमाना क्या है, तो साधारण पैमाना मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, मतलब मिलीमीटर से लेकर के किलोमीटर तक, और फिर किलोमीटर के गुणक के रूप में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जो मापन होता है, ये एक साधारण पैमाने द्वारा मापन किया गया, जिसकी न्यूनतम माप क्या है, न्यूनतम कहां शुरू होता है, मिलीमीटर से। तो साधारण पैमाने द्वारा न्यूनतम 1 मिलीमीटर, या क्योंकि मिलीमीटर फिर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि साधारण पैमाना चूंकि मिलीमीटर से स्टार्ट होता है न्यूनतम, फिर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, भी बड़े पैमाने हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाद डेसीमीटर, फिर मीटर आ गया, फिर मीटर से बाद डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर में मापन किया जाता है। फिर किलोमीटर के गुणक के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे हमको पता है कि फतेहपुर से कानपुर की दूरी 75 किलोमीटर है, तो किलोमीटर के गुणक के रूप में 75 बार मापन हो गया, तो 75 किलोमीटर कहा गया। तो यह मापन हम लोग आंखों से देखते हैं, दूरी तय करते हैं। तो जो मापन हम लोग आंखों से देख करके दूरी तय कर लेते हैं, तो मापन की यह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। तो उसके अंतर्गत हमारे पैमाने हैं, साधारण पैमाने द्वारा मापन, न्यूनतम साधारण पैमाने द्वारा न्यूनतम 1 मिलीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर, या इसको 10 से भाग देंगे 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर तक मापन किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मापन की वह विधि जिसमें मापक यंत्रों द्वारा मापन किया जाता है, जिस मापन को हम प्रत्यक्ष रूप से आंखों द्वारा देख लेते हैं, देख सकते हैं, वह मापन की विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। और इसके अंतर्गत जो मापक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, साधारण पैमाना, वर्नियर पैमाना और स्क्रू गेज। साधारण पैमाने द्वारा न्यूनतम 1 मिलीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर तक मापन किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर मिलीमीटर से कम का मापन करना है तो साधारण पैमाना तो कार्य करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा न्यूनतम केवल 1 मिलीमीटर तक ही मापा जा सकता है। अगर मिलीमीटर से भी छोटा 1/10 मिलीमीटर तक मापन करना है, तो मिलीमीटर के 10वें भाग तक मापन करने के लिए दूसरा पैमाना है वर्नियर पैमाना, जिसकी सहायता से हम मिलीमीटर के 10वें भाग न्यूनतम 1/10 मिलीमीटर अर्थात 0.01 सेंटीमीटर तक मापन कर सकते हैं। तीसरा है, अगर मिलीमीटर इससे भी कम मिलीमीटर के 100वें भाग तक मापन करना है, तो अगला पैमाना स्क्रू गेज या पेंच मापी का प्रयोग करते हैं। स्क्रू गेज या पेंच मापी द्वारा मिलीमीटर के 100वें भाग तक अर्थात 0.001 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर तक मापन किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से मिलीमीटर तक न्यूनतम मापन करने के लिए साधारण पैमाना, मिलीमीटर के 10वें भाग तक न्यूनतम मापन करने के लिए वर्नियर पैमाना, मिलीमीटर के 100वें भाग तक न्यूनतम मापन करने के लिए स्क्रू गेज या पेंच मापी पैमानों का उपयोग कर हम प्रत्यक्ष रूप से इन मापनों को मापक यंत्रों द्वारा कर सकते हैं। तो मापन की इस प्रकार की विधि जो हम मापक यंत्रों द्वारा मापन करते हैं प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। दूसरी स्टूडेंट विधि हमारी क्या है? दूसरी विधि है हमारे पास अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, अप्रत्यक्ष विधि मतलब जिस मापन को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं वह मापन अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। तो अप्रत्यक्ष विधि मापन की अप्रत्यक्ष विधि। मापन की अप्रत्यक्ष विधि क्या है? तो पृथ्वी से दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य, तारे आदि की दूरी का मापन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? इस दूरी का मापन हम लोग आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि कोई हम पृथ्वी से सूर्य तक चल करके तो जाते नहीं कि पृथ्वी से सूर्य तक हम चल करके हमने दूरी मापी है तो हम बताएं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है। यहां मापन अनुमानतः किया जाता है। तो जो अनुमानतः मापन है वो अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, प्रत्यक्ष रूप से मापक यंत्रों द्वारा माप नहीं सकते। तो मापन की वह विधि जिसके अंतर्गत मापन अनुमानतः किया जाता है। मापन की वह विधि, मापन की वह विधि जिसके अंतर्गत अनुमानतः मापन किया जाता है। जैसे पृथ्वी से आकाशीय पिंडों, सूर्य, तारे आदि का मापन। तो मापन की वह विधि जिसके अंतर्गत अनुमानतः मापन किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमानतः मापन किया जाता है जैसे पृथ्वी से आकाशीय पिंडों, सूर्य, तारे आदि का मापन। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का मापन, पृथ्वी से सूर्य की दूरी का मापन, पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी का मापन जिस विधि से हम करते हैं वह विधि हमारी अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। अप्रत्यक्ष विधि में जो मापन होता है इसको हम मापक यंत्रों द्वारा नहीं करते। मुख्य रूप से बात क्या है कि यह मापन मापक यंत्रों द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ इस मापन को हम प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देख नहीं सकते। जैसे हमने एग्जांपल बताया अभी आपको कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी का मापन किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से सूर्य तक चलकर गया नहीं कि कोई व्यक्ति पृथ्वी से चलकर सूर्य तक गया हो और फिर उसने दूरी मापकर बताई हो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य तक वो व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। कोई भी यात्री पृथ्वी से सूर्य तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि सूर्य के पास का ताप बहुत अधिक होता है और वो जल ही जाएगा तो बता कैसे पाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इस प्रकार का मापन जो अनुमानतः किया जाता है, जिस मापन में
मापक यंत्रों का उपयोग नहीं होता, मतलब साधारण पैमाना, वर्नियर पैमाना, स्क्रू गेज पैमाना, इनके द्वारा मापन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा मापन जो मापक यंत्रों द्वारा संभव नहीं होता, जिसका मापन अनुमानतः किया जाता है, वह मापन की विधि अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जैसे पृथ्वी से आकाशीय पिंडों, सूर्य, तारे आदि की दूरी का मापन करना। अब मापन की इस विधि में अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत मापन की विधियां नंबर 5 लंबन विधि, प्रति ध्वनि विधि, राडार विधि, इनका उपयोग करते हैं। लंबन विधि, प्रतिध्वनि विधि, राडार विधि, हम इनका उपयोग करते हैं कि इनके माध्यम से, इन विधियों द्वारा पृथ्वी से सूर्य आदि की दूरी का हम अनुमानतः मापन, या कोई पहाड़ी, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, बहुत दूर स्थित कोई पहाड़ी है, तो दूर स्थित किसी पहाड़ी की दूरी कितनी है, इसका अनुमानतः मापन प्रतिध्वनि विधि के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी से सूर्य आदि की दूरी का अनुमानतः मापन लंबन विधि के अंतर्गत किया जाता है। राडार मेथड, जिसके माध्यम से पृथ्वी से चंद्रमा आदि की दूरी का पता लगाया जाता है, और इसके अतिरिक्त सोनार विधि, सोनार विधि द्वारा समुद्र के अंदर अगर कोई पनडुब्बी छुपी हुई है गहराई में, तो कितनी गहराई में है, उसकी गहराई का अनुमानतः मापन हम लोग कैसे करते हैं विज्ञान में। तो यह जो विधियां हैं, यह विधियां मापन की अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।